somebody to make audit easy. So in the previous lecture, we have left with this paragraph, and now we are going to start it, right? So first of all, इसको पढ़ने से पहले again we will go to our notes and then we will study with the pair text. अब आपको पीछे से शोर आ सकता है थोड़ा सा, जो कि बारिश का है, मौसम काफी अच्छा है यहाँ दिल्ली में। तो ठीक है, हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बेसिकली जो ये पैराग्राफ है, जो हम पिछले लेक्चर में नहीं कर पाए थे, उसे हम पूरा करते हैं। फ्रॉड इन एस्टिमेट्स एंड इवैल्यूएशन। अब आपको पता है कि मैनेजमेंट जो है जजमेंट लगाती है व्हाइल क्रिएटिंग द एस्टिमेट, व्हाइल मेकिंग द जजमेंट्स एंड वैल्यूएशन पार्ट। रिस्क एरिया क्या रहता है? एक तो यहाँ पे एसेट की वैल्यूएशन का, कि हमने कहीं एसेट को ओवरस्टेट तो नहीं कर रखा है, बैलेंस शीट की बढ़िया बढ़िया सी पिक्चर दिखाने के लिए, या फिर हमने प्रोविजन को अंडरस्टेट तो नहीं कर दिया है ये चीज, या फिर लायबिलिटी को अंडरस्टेट तो नहीं कर दिया है। किस वजह से? जिससे कि जो बैलेंस शीट है वो अच्छा दिखे, राइट? तो एसेट वैल्यूएशन में हम ओवर स्टेटमेंट देखेंगे, प्रोविजन में अंडर स्टेटमेंट देखेंगे, लायबिलिटी में अगेन हम अंडर स्टेटमेंट देखने वाले हैं। ऐसा क्यों? एसेट में ओवर स्टेटमेंट ही क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये हमारी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी को दिखाता है, राइट? कि कितने ज्यादा एसेट पे कितना ज्यादा प्रॉफिट में कमा पा रही है। इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2023 एंड 24 का एग्जांपल लेते हैं। वहां पे मेरा जो प्रोविजन है, ऑडिटर क्या कर रहा है? बेसिकली एनालाइज कर रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू कर रहा है। जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना, वो किसका है? रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू का है। तो ईयर 2000 अब 25 का जो प्रोविजन है ना, उसको लाइकली अंडरस्टेटेड लग रहा है। इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन हो सकता है कि 23 का उसने उठाया तो प्रोविजन रिकॉर्ड किया था 15 का, बट एक्चुअल में जो एक्सपेंस है वो 25 लैक्स का हो गया। हालांकि ठीक है, मैनेजमेंट ने झोल नहीं किया था। 25 लाख का जब एक्चुअल आया तो यहाँ पे प्रोविजन से 15 लाख उसने सेट ऑफ कर दिया और 10 का अगेन एक्सपेंस, पहले प्रोविजन बुक किया एंड देन एक्सपेंस की एंट्री मार दी, राइट? अगेन 2024 में 18 लैक्स का प्रोविजन बनाया, बट एक्चुअल में 28। कहानी फिर से वही हुई, 18 लाख तो प्रोविजन से ही डाल दिया एंड अगेन एक्स्ट्रा 10 लाख उसने क्या किया? पहले प्रोविजन बुक एंड देन उसके बाद सेट ऑफ किया एक्सपेंस को विद दैट प्रोविजन। अब इसी ट्रेंड को देखते हुए ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट की ये प्रैक्टिस है, वो प्रोविजन को अंडरस्टेटेड ही दिखाती है। देयर इज पैटर्न, दैट पैटर्न क्या है? अंडर एस्टिमेशन। क्या पैटर्न है? अंडर एस्टिमेशन का। तो ऑडिटर्स अगेन फील्स लाइक कि जो ये 20 लैक्स यहाँ पे प्रोविजन बनाया गया, हालांकि ये इंक्रीज ही हो रहा है, राइट? पहले 15 था, फिर 18 है, फिर 20 है, बट ये क्या है? अंडरस्टेटेड है। पॉसिबल है क्यों? क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड हम देख ही रहे हैं। तो ये क्या हो सकता है? लाइकली अंडरस्टेटेड। तो ऑडिटर के रेस्पॉन्स क्या क्या रहने वाले हैं? अगेन मैंने आपको एग्जांपल में कुछ चीजें बताई कि वो रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू करेगा, तो ये वो चीज लिख दी, डू रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू। फिर चेक दी अजम्पशंस, किस बेसिस पे मैनेजमेंट ने 15 लाख लिया था, 18 लिया था या 20 लिया था। फिर कंपेयर विद द पास्ट डेटा एंड अगेन हम पास्ट डेटा तो उठा ही रहे हैं अपने एनालिसिस में, राइट? तो दिस वाज द एग्जांपल। एंड उसके बाद एग्जांपल ऑफ ऑडिटर यूज मिक्स ऑफ। ऑडिटर क्या करता है? हमेशा हमेशा एक ही ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाएगा, वो मिक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोसीजर्स लगाएगा। जैसे अनप्रिडिक्टेबिलिटी डालेगा, फिर एंटी ई नेचर, एंटी ई चेंजेस, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, राइट? फिर उसके बाद डेटा एनालिटिक्स एंड उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर एफएफआर, फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट्स, राइट? इसी चीज को अब हम पैरा में पढ़ते हैं, अब आपको समझ आ जाएगा। द ऑडिटर may identify a risk of material misstatement due to fraud affecting a number of accounts and assertions। यानी कि अब हम यहाँ पे ओवरऑल भी बात कर रहे हैं, असर्शन लेवल पे भी कर रहे हैं, यानी पीएल, बैलेंस शीट, डिस्क्लोजर्स की बात कर रहे हैं एंड अगेन ओवरऑल बेसिस पे भी हम बात कर रहे हैं। दीज मे इंक्लूड एसेट वैल्यूएशन, एस्टिमेट्स रिलेटिंग टू स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस। अब स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस क्या हो सकती है? एक्विजिशंस की हो सकती है। एक्विजिशन इन द केस अगर मैं आपको ये बताऊं, तो हमारे पास मर्जर एंड एक्विजिशंस की ट्रांजेक्शन होती है, जहां पे प्रॉपर एक मीटिंग बैठती है, ड्यू डिलीजेंस होता है कि मेरे को
पर्टिकुलर सामने वाली टारगेटेड कंपनी को कितने प्राइस में परचेज करना चाहिए, या फिर एक तो अपने पास में दो डील होती है, एक कैश डील होती है, एक स्टॉक डील होती है। तो यहाँ पे मीटिंग ये बैठेगी कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी को मर्ज करने के लिए कितना कैश देना चाहिए या फिर कितना स्टॉक में ओनरशिप देना चाहिए, राइट, टू दैट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। या फिर रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब आपने कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ओनरशिप थोड़ा सा चेंज किया है। फिर डिस्पोजल और अ सेगमेंट ऑफ द बिजनेस। डिस्पोजल ऑफ सेगमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब आपकी बहुत सारी सेगमेंट थी, जैसे अपैरल्स की अलग सेगमेंट थी, आउटफिट्स की, राइट। एंड उसके बाद एफएमसीजी प्रोडक्ट जैसे कि साबुन हो गए, सोप्स वगैरह, डिटर्जेंट्स, ये सब हो गए। एंड उसके बाद आपके पास एक सर्विस लाइन भी थी, आईटी सॉफ्टवेयर रिलेटेड। तो आपको लगा कि यहाँ पे ना मेरा जो मेन काम है वो आईटी सर्विसेज एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का है, तो मुझे आउटपुट वाली जो सेगमेंट है उसको बंद कर देना चाहिए। तो उसका क्या हो गया, इसका मतलब हो गया और डिस्पोजल, यानी कि उसको बेच देना, राइट। एंड अदर सिग्निफिकेंट अक्रूड लाइबिलिटीज सच एज पेंशन एंड अदर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं? अगेन आई नो कि सीए इंटर में अब उन्होंने एम्प्लॉयमेंट का भी एएस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, और सीए फाइनल में तो ऑलरेडी था ही। तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जैसे ग्रेच्युटी के बेनिफिट हो गए, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन हो गई, राइट। और एनवायरमेंटल रेमिडेशंस liability. The risk may also relate to significant changes in assumption relating to recurring estimates. कुछ एस्टिमेट जो कि रेकरिंग होते हैं, जैसे कि प्रोविजन का एस्टिमेट लगाना और सब। Information gathered through obtaining an understanding of the entity and its environment may assist the auditor in evaluating the reasonableness of such management estimate and underlying judgment and the assumptions. A retrospective review of the similar management judgment, यानी कि ये वाला सिमिलर मैनेजमेंट जजमेंट प्रोविजन देख रहे थे, रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू किया है हमने, राइट, और अजम्पशंस चेक किया है। एंड अजम्पशंस अप्लाइड इन द प्रायर पीरियड में आल्सो प्रोवाइड इनसाइट्स अबाउट द रीजनेबलनेस ऑफ द जजमेंट एंड द अजम्पशंस सपोर्टिंग मैनेजमेंट एस्टिमेट्स। Example of possible audit procedure to address the assessed risk of material misstatement due to fraud, including those that illustrate the incorporation of an element of unpredictability, वो हो गया। और ये अपेंडिक्स 2 हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो गया। और क्या दे रखा है? बस यही दे रखा है, राइट। और मैंने नोट्स में आपको सारा ही कुछ ओवरऑल समरी लिखवा दिया था कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी होगा, नीचे टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर्स को चेंज करेंगे, डेटा एनालिटिक्स करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, फॉर व्हाट? फॉर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, डिटेक्शन एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट्स। अब ये पैराग्राफ अपना हो चुका है पूरा, जो कि हमने पिछले पार्ट में छोड़ दिया था। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि अपना चलने वाला है कुछ मिनट तक। ऑडिट प्रोसीजर रेस्पॉन्सिव टू रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल। अब आपको याद होगा कि ऐसे 240 को स्टार्ट करते ही मैंने आपको बताया था व्हाट इज एग्जैक्टली द मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल। ऐसी चीजें, ऐसे पॉलिसीज जो कि मैनेजमेंट ने बनाई है, बट मैनेजमेंट उसको खुद क्या कर रहा है? ओवरराइड कर रहा है, बाईपास कर रहा है, राइट। अब ये मत बोलना मैम को इतनी प्रॉब्लम आ गई, भूल गए, ऐसा नहीं चलेगा, नॉट एट ऑल। सीए फाइनल है, तुम्हें 3 साल, सॉरी 2 साल तक याद रखना है। 3 साल वाले तो हम थे जिन्होंने 3 साल आर्टिकलशिप में अपने हाथ घिसे थे, दिमाग घिसा था, हम ही है। छोड़ो, वो तो अलग ही दुख था, राइट। तो 2 साल की आर्टिकलशिप के बाद आपको एग्जाम देना है बच्चों, तो याद रखो। एंड फॉर सीए इंटर आपको भी एग्जाम देना है 6 महीने बाद। 6 महीने भी छोटा टाइम नहीं होता है, राइट। तो बात करते हैं ऑडिट प्रोसीजर रेस्पॉन्सिव टू रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले हमने ये देखा था मैनेजमेंट जनरल एंट्रीज को मैनिपुलेट करके क्या कर सकती है? कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकती है। अब हम वो वेज देखेंगे कि किस किस तरीके से ऐसा होता है। जनरल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट कैसे ओवरराइड होता है, उस ओवरराइड को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हमको लगाने चाहिए, हम ये देखने वाले हैं, राइट। तो केस स्टडी आपकी यहाँ से बनती है, आईसीआई कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं लेके आता आपके लिए। आप बेयर ऐसे एक बार पूरा पढ़ने का ट्राई तो करो। जर्नल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट, सबसे पहले अगेन
As we are habitual, we will go through with our notes first and then we'll read the here as a text. Journal entry and other adjustment. Even if control are strong, चाहे कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो तो भी वो बाईपास हो सकते हैं. इस काइंड ऑफ रूल बने हैं बट हमको तोड़ने का है. ठीक है. Even if control are strong, management can still bypass controls. कॉमन वे क्या हो सकती है? पासिंग द फेक और इनएप्रोप्रिएट जर्नल एंट्री. एंड दास का अपना पार्ट पूरा डेडिकेटेड रहेगा जर्नल एंट्री के बारे में ही. पासिंग फेक इनएप्रोप्रिएट जर्नल एंट्रीज. व्हाई दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट? कंट्रोल्स वर्क फॉर द एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज के लिए कंट्रोल लगते हैं. रूल शरीफों के लिए है. तेज इंसान तो कहीं से भी ताला तोड़ ताड़ के बिना चाबी के निकल जाएगा. राइट. तो वही बोला है, कंट्रोल वर्क फॉर एम्प्लॉयज बट मैनेजमेंट कैन ओवरराइड कंट्रोल्स. जिसने रूल्स बनाए हैं वो खुद उसको क्या कर सकता है? ओवरराइड कर सकता है. फॉर किस तरीके से? मैनुअल जर्नल एंट्री डाल के, योर एंड एडजस्टमेंट डाल के. जैसे मैंने आपको मेमोरेंडम अकाउंट का बताया था ना कि मेमोरेंडम अकाउंट में हम क्या करते हैं? ईयर एंड जर्नल एंट्री डालते हैं, मैनुअल जो होती है. फिर उसके बाद कंसोलिडेशन एंट्रीज, जहाँ पे आपके पास होल्डिंग भी है, सब्सिडरीज भी है, एसोसिएट्स भी है. एसोसिएट्स पे तो खैर हम लाइन बाय लाइन नहीं डालते हैं आइटम. इंडेक्स 28 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस होता है उसका. सब्सिडरी का बात करते हैं तो उसका हम कंसोलिडेशन करते हैं. राइट. सी ए फाइनल गाइस. तो मैनुअल जर्नल एंट्री के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकते हैं. ईयर एंड एडजस्टमेंट के हिसाब से भी कर सकते हैं एंड कंसोलिडेशन एंट्रीज के अकॉर्डिंग भी. मैंने गलत एलिमिनेशन एडजस्टमेंट्स डाल दी. हो सकता है ना ऐसा. वेयर फ्रॉड हैपन्स. फ्रॉड होता कहाँ कहाँ पे है? फेक जर्नल एंट्री से होती है, अनऑथोराइज्ड एडजस्टमेंट से होता है और रिक्लासिफिकेशन से होता है. मतलब मैंने ओपेक्स को कैपेक्स दिखा दिया, कैपेक्स को ओपेक्स. अब ये मत बोलना मैम ओपेक्स कैपेक्स क्या होते हैं, ये मैं तुमको स्टार्टिंग से समझाती आ रही हूँ. बट स्टिल वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये 11th लेक्चर है और यहाँ पे सीधा किसी ने जंप मारा हो. तो पिछले लेक्चर्स में समझाया. स्टिल ओपेक्स का मतलब होता है खर्चा जो कि रिवेन्यू नेचर का है. कैपेक्स का ऐसा खर्चा जो कि हमें कैपिटलाइज करना है. राइट. तो वाई आई टी कंट्रोल्स डोंट फुली प्रोटेक्ट. अब हमने बोला कि जो जर्नल एंट्रीज है उससे हो सकता है बट आजकल तो सिस्टम जनरेटेड होता है सब कुछ. तो वाई आई टी कंट्रोल्स डोंट फुली प्रोटेक्ट. आई टी कंट्रोल्स भी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाते? इवन इन ऑटोमेटेड सिस्टम. एंट्रीज ऑटो पोस्टेड. एंट्रीज ऑटो पोस्ट होती है, हमें बस अमाउंट डालना होता है बट वो अमाउंट ही तो इनपुट करना है, उसी को ही तो चेंज कर सकते हैं. तो मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? बट मैनेजमेंट कैन चेंज द वैल्यूज, पास द अनयूजुअल ओवरराइडिंग एंट्रीज. अनयूजुअल सिस्टम को क्या पता हम क्या एंट्री डाल रहे हैं? उसको बस प्रॉम्प्ट दिया है कि मैनेजमेंट या एम्प्लॉय एंट्री डालेगा तो उसको हमें क्या करना है? ऑटो पॉपुलेट करना है, ऑटोमेट कर देना है सिस्टम में. पीएल में उसको थ्रो कर देना है, बैलेंस शीट का आइटम है बैलेंस शीट में थ्रो कर देंगे. ऐसे चलता है. तो विद नो विजिबल ऑडिट ट्रेल समटाइम्स. और ऐसा टाइम पे वो जर्नल एंट्रीज, फेक जर्नल एंट्रीज या फिर वैल्यू को चेंज कर देंगे जब ऑडिट ट्रेल क्या है? वर्क नहीं कर रहे होंगे, इतना ज़्यादा विजिबल हो गई नहीं. फॉर एग्जाम्पल सिस्टम ऑटो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. सिस्टम जो है डेप्रिसिएशन ऑटो कैलकुलेट करता है. कैसे? हमें बस कॉस्ट ऑफ एसेट डालना होता है उसमें, लाइफ ऑफ द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट डालना पड़ता है, वियर एंड टीयर डालना पड़ता है, स्क्रैप सेल डालना पड़ता है. इन केस ऑफ एसएलएम बेसिस. राइट. अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं एसएलएम बेसिस पे हम इतने सारे इनपुट्स डालते हैं एंड देन फिर सिस्टम जो है ऑटो कैलकुलेट करता है. बट सिस्टम में एक ग्लिच थी. वहाँ पे ना जो एक लास्ट आउटपुट वाला कॉलम आता है उस पे ना रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई थी. रिस्ट्रिक्शन की यू कांट चेंज द वैल्यू. रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी थी. मैनेजमेंट ने इनपुट सही डाल दिए, इनपुट सही डाले थे बट एंड में जो लास्ट वैल्यू होती है ना मैनेजमेंट ने उसको चेंज कर दिया. डेप्रिसिएशन 10 लैक्स कैलकुलेट हुआ था बट क्योंकि जो वो आउटपुट वाला सेल था ना उस पर हमने उसको हमने पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं किया कि इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ये ऑटो पॉपुलेट रहेगी. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था. मैनेजमेंट ने क्या कर दिया? उसको चेंज कर दिया. इससे क्या हुआ? एक्सपेंस कम हो गए, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गए. राइट. तो हाँ, ऑडिटर डिटेक्ट्स फ्रॉडुलेंट जर्नल एंट्रीज. अब ऑडिटर किस तरीके से फ्रॉडुलेंट जर्नल एंट्रीज को डिटेक्ट कर सकता है? सबसे पहले तो अनयूजुअल अकाउंट. एक ऐसे अकाउंट से हमने एंट्री पास की है जो कि मतलब मैंने अर्जे हो गई इस क्लाइंट का ऑडिट करते हुए, वो अकाउंट कभी इतना यूज होते हुए देखा ही नहीं था.
कभी नहीं देखा था, बहुत रेयरली यूज हुआ है। एंड अगेन इस बार हो गया एंट्री पास इन रेयरली यूज्ड अकाउंट। तो एक बार तो क्लिक करेगा ना माइंड कि व्हाई दे गाइस हैव पास एंट्री फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अकाउंट, राइट। फिर उसके बाद है रोंग पर्सन पासिंग एंट्री। रोंग पर्सन पासिंग एंट्री, भाई एक अकाउंटेंट एंट्री पास करेगा, एचआर को कहाँ से आपने राइट दे दी है अकाउंटिंग एंट्री पास करने के? तो एचआर मैनेजर पासिंग अकाउंटिंग एंट्रीज। ईयर एंड एंट्रीज, यानी कि ऐसी एंट्रीज जो कि आपने 31 मार्च में डाला था। यहाँ पे आप क्या करते हो, प्रैक्टिकली इसको बोला जाता है कट ऑफ टेस्टिंग। क्या बोला जाता है? कट ऑफ टेस्टिंग। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ईयर एंड से 5 डेज पहले और ईयर एंड के 5 डेज बाद सारी जर्नल एंट्रीज को आप देखने वाले हो, डीप डाइव करने वाले हो, एंड वहां से आपका फ्रॉड निकल सकता है। क्यों? क्योंकि जनरली जो रिजल्ट है मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर लेता है मार्च में कि क्या रहने वाला है, तो उसी हिसाब से वो मार्च में ही क्या करता है, सारी की सारी घपलेबाजी करता है। ठीक है। फिर उसके बाद है नो एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन, एडजस्टमेंट एंट्रीज विदाउट डिटेल्स। ऐसी एंट्रीज जो कि आपने एंड मोमेंट पे मारी है, बिल्कुल ही एंड मोमेंट पे मारी है, जब सिस्टम फ्रीज होने वाला था। सिस्टम क्या होने वाला था? क्लोज होने वाला था, टाइमिंग उसकी क्लोज आने वाली थी, फ्रीज हो गया वो, टाइम लॉक्स लगे थे उस पे, और उस टाइम पे आपने जल्दी जल्दी में रश में आपने जर्नल एंट्री मार दी, लेकिन आपके पास नरेशन लिखने का टाइम नहीं था। फिर इसके बाद राउंड फिगर। राउंड फिगर अगेन मैंने आपको एक्सेल का एग्जांपल दिया था कि हम 000 एस्ट्रिक मार्क लगा देते हैं तो वहां से मेरे को राउंड फिगर मिल जाती है, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी में हमेशा राउंड ही फिगर होगी, जरूरी नहीं है। ऐसी फिगर भी हो सकती है जहाँ पे 000 ना हो, तो उसको हम फिल्टर कर लेंगे। एंट्रीज विदाउट अकाउंट कोड। अब ये क्या होता है मैडम? बेटा बात ऐसा है, प्रैक्टिकली ना क्या होता है कि जो हमारे हम जर्नल एंट्रीज मारते हैं, तो जर्नल एंट्री मारने से पहले ना हमारे पास मास्टर फाइल होती है, और उस मास्टर फाइल में हमारे पास क्या होते हैं? जीएल कोड्स। क्या होते हैं? जीएल कोड्स, यानी कि जनरल लेजर कोड्स। हर एक जो आइटम ऑफ एसेट होता है, लाइक मैं तुम्हें एक बना के ही दिखा देती हूँ, वी हैव इनफ टाइम टू सी दैट। जो मैं कहना चाह रही हूँ, लेट मी मेक यू विजुअलाइज द थिंग्स। I think it's a good approach that we hand to hand see these things. हालांकि ये एक्सेल वाला पार्ट पेपर में काम नहीं आएगा, बट स्टिल इट्स यूजफुल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो वी हैव, मेरे को तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या बताना है? जीएलए का बताना है। हम किसका बात कर रहे हैं? जनरल लेजर कोड्स का। बेसिकली होता क्या है, मेरे पास ज़्यादा ज़्यादा कितने आइटम होते हैं? एक मेरे पास एसेट होती है, एक मेरे पास लाइबिलिटीज होती है, एंड उसके बाद मेरे पास एक्सपेंसेस हो गए, एंड उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी, राइट। ये मेरे क्या है? मास्टर लेजर हो गए। लाइक ये जैसे ट्रायल बैलेंस की हम ग्रुपिंग करते हैं ना बैलेंस शीट बनाते हुए, वही हिसाब किताब है। एसेट में भी मेरे पास बहुत सारे आइटम्स रहेंगे, राइट। सबसे पहले एसेट के लिए मैं यूज करती हूँ डबल ए। ठीक, डबल ए हो गया, और मैंने 101 लिख दिया। अब नेक्स्ट के लिए मैं डबल ए 102 लिखूंगी, उससे नेक्स्ट के लिए डबल ए 103 लिख दिया। मतलब मैंने एक यूनिक कोड बना दिया किसी भी आइटम के लिए। और मान लो लाइबिलिटी के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैंने कर दिया डबल एल 101, फिर डबल एल 102, फिर डबल एल, कंट्रोल डी 103, राइट। एंड अब एक चीज मेरे को बताना है, वैसे होशियार इंसान ने पैटर्न नोट कर ही लिया होगा। यहाँ पे मैं कर रही हूँ डबल ई 101, यहाँ पे 102, यहाँ पे 103। इसी तरीके से मैंने इनकम का कर दिया। एक्सपेंस को डबल एक्स भी लिख देते हैं वैसे तो प्रैक्टिकली, तो डबल आई 101। इसी तरीके से यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 3। मैं ये तब बता रही हूँ जब आपके पास सिंगल एंटिटी है। जब आपके पास मल्टीपल एंटिटीज होती है ना, तो वहाँ पे बिजनेस यूनिट कोड्स भी होते हैं, राइट। बट हम उतना डीप में नहीं जा रहे। तो ये मेरे कुछ हो गए जनरल लेजर कोड्स। अब यहाँ पे मैं पैटर्न क्या पता लगा पा रही हूँ, जब भी अगर मेरे को कोई कोड दिखेगा डबल ए से, तो वो हमेशा और हमेशा किसका है? एसेट का है।
जब भी मुझे कोड दिखेगा लायबिलिटी का, तो वो हमेशा हमेशा किसका है, एल का डबल एल का अगर मुझे दिखा कोई कोड, तो वो हमेशा हमेशा लायबिलिटी का होगा। डबल ई से दिखा तो वो एक्सपेंस का होगा, डबल आई से दिखा तो वो इनकम का होगा। अब इसमें भी फर्दर बाइफर्केशन होती है। मान लो डबल ए 101, ये अकाउंट किसके लिए यूज होगा, पीपीई के लिए यूज होगा। अब पीपी में भी मेरी बहुत सारी क्लासेस होती है, जैसे कि मेरे पास हो गई बिल्डिंग, राइट। बिल्डिंग के बाद आप लगा लो मेरे पास हो गई लैंड, राइट। अब क्या होगा, मेरा जो अकाउंट कोड ऐसा बनेगा AA 101, ये मेरा एसेट का है और ये पीपी ई के लिए यूज हो रहा है, और यहाँ पे ये किसके लिए यूज होगा, बी यू यानी बिल्डिंग के लिए। फिर AA 102 LA, यानी ये लैंड का, मतलब ये मैंने बस रैंडम बना के दिखा दिया आपको, ऐसा कुछ चलता है, ठीक है। स्टार्टिंग से मेरे को पता चल रहा है ये किसका अकाउंट है, उसके बाद सब क्लासिफिकेशन क्या है, इस तरीके से आपके लेजर कोड बनता है। जनरली मैंने जो ये लेंथ देखी है ना लेजर कोड की, वो 7 से मैक्सिमम ऊपर नहीं जाती है, मिनिमम 3 होती है जनरल लेजर कोड की कोई भी लेंथ। वैसे नहीं, 7 नहीं, 11 तक जाती हुई मैंने देखी है। तो मैक्सिमम जो जनरल लेजर कोड की लेंथ है वो 11 तक चली जाती है। और आपको पता है यहाँ पे हम ऐसे, हमें मैनुअल देखने का ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं विद द फॉर्मूला LEN। मैंने एक्सेल पे बहुत काम किया हुआ है, तो आई कैन गो यू थ्रू विद द एक्सेल फॉर्मूलाज ऑल्सो, एंड इसलिए मेरा तुम्हें कुछ भी समझाने के लिए पहले एक्सेल ही खुलता है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे जनरल लेजर कोड का मतलब समझ आ गया होगा ये कैसे होते हैं, राइट। तो यही बोला, एंट्रीज विदाउट अकाउंट कोड, बिना अकाउंट कोड के आपने क्या कर दिया, बिना अकाउंट कोड के आपने जर्नल एंट्री पास कर दी। अब आपको समझ आया टॉपिक हमारा क्या था और मैं आपको कहाँ पे ले गई, क्योंकि मैंने इस पे प्रैक्टिकली काम किया है, तभी मैं आपको इतना डीप वे में एक्सप्लेन कर पाती हूँ। फिर है, ऐसी टोटल एंट्रीज कितनी थी, 5,000 थी, जो कि जिसमें क्या था, या तो एंट्री ईयर एंड पे मारी थी, या फिर एंट्री का जो अमाउंट था वो अब 10 lakhs था राउंड फिगर में, इस तरीके से। तो रिजल्ट क्या हुआ कि 20 सस्पिशियस जर्नल एंट्री थी, जिसमें 5 एंट्री तो 1.2 CR की थी, जिसपे कि सपोर्ट थे ही नहीं। तो अकाउंट मोर मोर प्रोन टू फ्रॉड, एस्टिमेट्स वाले थे, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन के होते हैं, इंटरकंपनी एंट्रीज होती है। इंटरकंपनी ट्रांजेक्शन एंट्रीज का मतलब ऐसी एंट्रीज जो कि आपने रिलेटेड पार्टी के साथ मिलके बनाई है, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा घपलेबाजी कहाँ पे होगी, एस्टिमेट्स में होगी। क्यों, क्योंकि वो एक्चुअल कभी होते ही नहीं, वहाँ पे मैनेजमेंट की जजमेंट लगती है, और मैनेजमेंट किसी भी हालत में अपनी जजमेंट को, अपने एस्टिमेट्स को सही प्रूव करने के लिए इलॉजिकल थिंग को भी लॉजिकल बनाने का कोशिश करेगा। फिर उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, जिससे राउंड ट्रिपिंग का एग्जांपल दिया था मैंने। फिर उसके बाद इंटर कंपनी एंट्रीज यानी कि रिलेटेड पार्टी वाली। फिर उसके बाद अनरिकनसाइल्ड एंट्रीज, ऐसी एंट्रीज जिसका कि डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है, हालांकि सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा ऐसी एंट्रीज को पास करना, बट स्टिल आपने अतरंगी अकाउंट लेके उसको मैच करा के डाल दिया, तो उस पर भी ऑडिटर को क्या रखना पड़ेगा, प्रोफेशनल स्टैटिसिज्म रखना पड़ेगा। फिर अब बैक टू टेस्ट जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को हम कब टेस्ट कर सकते हैं, ईयर एंड टेस्टिंग कंपलसरी है बिकॉज फ्रॉड मोस्टली हैपन्स एट द क्लोजिंग डेट्स, क्योंकि वहाँ पे आइडिया आ जाता है मैनेजमेंट को कि हमारी कंपनी की क्या पोजीशन है, क्या परफॉर्मेंस है, तो वो उस हिसाब से उसको मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। देन थ्रो आउट द ईयर, और पूरे ईयर तक भी फ्रॉड कैन हैपन एनी टाइम, धोखा कभी भी हो सकता है, राइट। तो ये अपना टॉपिक था जर्नल एंट्री का। अब इसी चीज को हम बेयर ऐसे से पढ़ लेंगे। Material misstatement of financial statement due to fraud often involves the manipulation of financial reporting process by recording inappropriate और unauthorized journal entry। Inappropriate या फिर unauthorized journal entry से वही नोट्स में जो लिखा था, this may occur throughout the year or at the period end, वही बात हमने पढ़ा, और by the management making adjustment to the amounts reported in FS that are not reflected in the journal entry, such as through consolidation adjustment and reclassification। consolidation से, adjustment से और reclassification से, यही मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, राइट। यही बताया था, यही फ्लो चार्ट बनवाया था। फिर उसके बाद है further, the auditor's consideration of the risk of material misstatement associated with inappropriate override of the control over journal entries is important, since automated process control may reduce the risk of inadvertent
errors but do not overcome the risk that individual may inappropriately override such automated process. वही एग्जाम्पल की आईटी कंट्रोल्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं बिकॉज उसको भी मैनेजमेंट क्या कर सकती है, ओवरराइड कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, बाय चेंजिंग द अमाउंट्स बीइंग ऑटोमेटिकली पास्ड, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल दिया, टू द जर्नल लेजर or to the financial reporting system. Furthermore, when IT is used to transfer information automatically, there may be little or no visible evidence of such intervention in the information system. यानी ऑडिट ट्रेल उसमें नहीं है, विजिबल एविडेंसेस नहीं है, कब किसने किस टाइम मारा है वो चीज़. फिर उसके बाद है when identifying and selecting journal entries and other adjustment for testing and determining the appropriate method of examining the underlying support for the item selected, the following methods are relevant. यानी कि response to the auditor, response to the journal entry and adjustment उसके प्रति क्या होगा. The adjustment of the risk of material misstatement due to fraud, the presence of fraud risk factor and other information about during the auditor's assessment of the wrong due to fraud may assist auditor to identify specific class of journal entries and other adjustment for the testing. Where controls have been implemented over the journal entries and other adjustment. Effective controls over the preparation and posting of journal entries and the adjustment may reduce the extent of substantive testing. क्या बोला इसने कि अगर कंट्रोल्स मेरे इफेक्टिव रहेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि जो मेरे ऑडिट प्रोसीजर है मैं उसको क्या कर दूँ, थोड़े से कम कर दूँ. बट अगर मेरे कंट्रोल्स ही इनइफेक्टिव हुए तो वहाँ पर मेरे को अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को इंक्रीज करना ही करना पड़ेगा. और ये चीज़ हम और ज़्यादा डीप डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे, ऐसे 300 सीरीज में, राइट. दैट ऑडिटर हैज टेस्टेड द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स. The entity's financial reporting process and the nature of evidence that can be obtained. Entity का financial reporting process कैसा है और उससे कैसे evidences collect किए जा सकते हैं, obtain किए जा सकते हैं. For many entities, routine processing of transaction involves a combination of manual and automated steps. उसमें manual step भी होते हैं, automated भी होते हैं. Manual कौन से हो गए, बेसिकली जो हमें input देते हैं सिस्टम को. Similarly, the processing of journal entries and other adjustment may involve both manual and automated procedures and control. Journal entry में भी ऐसे ही होता है, डेट हमें मैनुअल डालना पड़ता है, अमाउंट हमें जीएसटी वगैरह कैलकुलेट हो जाएगा बट बेसिक अमाउंट तो हमें ही डालना पड़ेगा ना. When information technology is used in financial reporting process, journal entry and other adjustment may exist only in the electronic form. The characteristic of fraudulent journal entries or other adjustment inappropriate journal entries or other adjustment often have the unique identifying character जैसे कि such characteristic may include unrelated, unusual or seldom used account यानी कि rarely used account made by individual who typically do not make journal entries. ऐसे individual ने किया, एचआर वाले इंसान ने कर दिया, एचआर वाले इंसान को तो अलाउड ही नहीं होता जर्नल एंट्री करना. फिर उसके बाद recorded at the end of the पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड पे रिकॉर्ड कर दिया. या फिर पोस्ट क्लोजिंग एंट्री यानी 31 मार्च के बाद एडजस्टमेंट एंट्री डली है एंड फिर नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन यानी नरेशन नहीं है कुछ भी. फिर मेड इधर बिफोर और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो एफएस बनाने से पहले या बाद में डाल दिया. डू नॉट हैव अकाउंट नंबर यानी जीएल कोड्स वगैरह जो अभी मैंने एक्सेल पे समझाया. फिर कंटेनिंग राउंड नंबर और कंसिस्टेंट एंडिंग नंबर्स. द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट. Inappropriate journal entries or adjustment may be applied to the accounts that contain transaction that are complex or unusual. जो कि complex है और unusual भी है यानी आज से पहले नहीं देखा. Contain significant estimates and the period and adjustment. Period and adjustment होती है. Have been prone to misstatement in the past, have not been reconciled on a timely basis or contain unreconciled differences. यही हमने नोट्स में पढ़ा था. बस फर्क इतना है मैंने इसको आपको सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट किया है और इसी चीज को इन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में दिया है बट लिखना आपको पैराग्राफ फॉर्म में ही है. अभी हम समझने पे फोकस कर रहे हैं, राइट. कंटेन इंटरकंपनी ट्रांजेक्शन आर अदरवाइज एसोसिएटेड विद एन identified risk of material misstatement due to fraud. In audits of entities that have several location or component, consideration is given to need to select the journal entries for multiple locations. जहाँ पे ज़्यादा locations होगी तो आप मल्टीपल लोकेशंस के लिए ये प्रैक्टिस फॉलो करोगे कि आप जनरल एंट्री को टेस्ट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ राउंडिंग ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. Journal entries or other adjustment processed outside the normal course of business
ऐसी एंट्रीज जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के बाहर, यानी कि हमारा ऑपरेटिंग बिजनेस उस चीज का है ही नहीं, तो भी हमने ऐसी कुछ एंट्रीज पास कर रखी है। मेरा रेंटल का बिजनेस है तो भी मैं मशीन बेचने की एंट्री मार रही हूँ। इज इट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस? नहीं, तो मेरे को वहां पे रैशनली जानना पड़ेगा। No standard journal entries may not be subject to same level of internal control as those journal entries used to do on the recurring basis। अब रेंट की जो एंट्री है मुझे पता है हर महीने डलनी है, एज पर अग्रीमेंट डलनी है, वो रेकरिंग रहेगी। बट कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जैसे कि सडन फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट हो गया, तो वहां पे मुझे इम्पेयरमेंट बुक करना पड़ेगा। तो इम्पेयरमेंट के लिए स्पेसिफिकली कुछ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं होता है, राइट। टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इम्पेयरमेंट होता क्या है, ये चीज़ हम सीए फाइनल में पढ़ते हैं। सीए इंटर में एएस है इस चीज़ का कि नहीं है, आई थिंक पीपी वाले स्टैंडर्ड में तो नहीं बता रखा है इम्पेयरमेंट के बारे में। recurring basis to record transactions such as monthly sales, purchase and cash disbursement, राइट। मतलब कहने का ये है रैकरिंग एंट्रीज के लिए तो अपने पास स्टैंडर्डाइज सिस्टम होता है, बट नॉन रैकरिंग जो कि ओकेजनल एंट्रीज होती है उनके लिए नहीं होता। तो वहाँ पे और हर चीज़ के लिए हम एक मैकेनिज्म नहीं कर सकते क्रिएट, राइट। तो इस बात का हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है जर्नल एंट्री का टॉपिक। एंड एक बार ये चीज़ और रीड कर लेते हैं। द ऑडिटर यूज प्रोफेशनल जजमेंट इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग द जर्नल एंट्रीज। अगेन प्रोफेशनल जजमेंट तो उसको लगानी ही है। However, because fraudulent journal entry and other adjustments are often made at the year end of a reporting period, requires the auditor to select the journal entries and other adjustments made at that time, उसी time. Further, because material misstatement in FS due to fraud can occur throughout the period, वही जो हमने नोट्स में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, ये जो जर्नल एंट्रीज है वो जो धोखा है वो हमारे साथ कभी भी हो सकता है। फ्रॉड कैन हैपन एनी टाइम, ठीक है। So fraud can occur throughout the period and may involve extensive effort to conceal how the fraud is accomplished. Requires auditor to consider whether there is also a need to test journal entries and other adjustment throughout the period. एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड की जर्नल एंट्री हम चेक करेंगे ही करेंगे, साथ में थ्रू आउट द पीरियड की भी हम एंट्रीज चेक करेंगे। तो यही इसने लिखा है। तो बताओ इतना चीज़ें तुम खुद से पढ़ पाते वेयर ऐसे कि नहीं? तो मैंने उसको सिंप्लीफाइड वे में लिखवाया है। मेन चीज़ यहाँ पे ये है बस, यहाँ पे आपको याद रखना है हेडिंग द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, असेसमेंट में देखना है। फिर उसके बाद कंट्रोल हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, ये वाली चीज़। फिर उसके बाद एंटिटीज फिनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिनेंशियल जर्नल एंट्रीज और एडजस्टमेंट, देन उसके बाद आपका हो गया नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अकाउंट्स। फिर उसके बाद जर्नल एंट्रीज और अदर एडजस्टमेंट प्रोसेस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको दे ही दी है विद इन माई नोट्स। कुछ भी समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी, आई यू कैन फील फ्री टू रीच मी आउट ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल एज द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब। सो आज के लिए इतना बहुत है, ये अपना तीसरा पार्ट है आज का। उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना पढ़ना। एक्चुअली बात ये है कि मैं आपके लिए ना नोट्स भी हैंड टू हैंड ही बनाती हूँ, रियल टाइम बेसिस पे बनाती हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैंने पहले से बना के रखे होते हैं। अभी भी जैसे मैं वीडियो को वाइंड अप करूँगी तो उसके बाद मैं नोट्स ही बना रही होंगी। तो हैव अ गुड डे। अगर आपको समझ आए तो अच्छा है, नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, राइट। तो गुड नाइट, कीप रिवाइजिंग।